हेलो फ्रेंड्स, अगेन आपका स्वागत है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर कमल जैन इंग्लिश क्लासेस, और इसमें मैं जो आपको वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आपको ये वीडियोस देखने के लिए अधिक से अधिक जो अपडेटेड वीडियोस हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल जरूर आइकन जो है उस पर आप प्रेस करिएगा। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीपोजिशन टॉपिक के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आज वो क्लियर होंगे। तो आज मुझे आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो प्रीपोजिशंस। मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशंस लिख भी रखी है। अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रीपोजिशंस का रोल क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रीपोजिशन, तो जानिए। प्रीपोजिशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रीपोजिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री और पोजिशंस। प्री का जो मतलब होता है वो होता है आगे लग जाए, और पोजिशंस यानी उसकी पोजीशन बताए। अब प्रश्न उठता है कि किसके आगे लग जाए। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री और पोजीशन, आगे लग करके पोजीशन बताए नाउन की या प्रोनाउन की। यानी हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड विच टेल्स the position of a noun or pronoun। यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताए एंड केप्ट, और उसे रखा जाए बिफोर देम। ध्यान दीजिए, कोई भी प्रपोजिशन जब तक प्रपोजिशन नहीं बन सकती जब तक कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले हो। जब तक कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं रखी जाएगी तो उसे आप प्रपोजिशन कहेंगे ही नहीं। नॉर्मल वे में छोटी क्लासेस के अंदर अगर कोई पूछता है कि एट क्या है, इन क्या है, फॉर क्या है, बाई क्या है, तो आप ये कह दिया करते हो कि प्रपोजिशन है। पर आपको बता दें, वो प्रपोजिशन जब तक प्रपोजिशन नहीं होगी जब तक कि वो किसी नाउन के पहले न लग जाए। अगर हम ये कहते हैं कि प्रपोजिशन है क्या, तो preposition is a word which is used before a noun or pronoun and tells the position of noun and a pronoun। जैसे मैंने कहा राम is in the class, राम क्लास में है, तो in the class में the class noun, the article, और वो क्लास के अंदर की पोजीशन बता रहा है, इसलिए in preposition है। ध्यान है, कोई भी प्रपोजिशन नाउन के पहले आती है। अगर नाउन नहीं होगा तो उसकी पोजीशन बताई नहीं जाएगी। जैसे अगर मैंने कहा, या प्रोनाउन की भी पोजीशन बता सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अगर मैंने कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली एक नाउन है और दिल्ली से उसकी पोजीशन क्या है कि वो वहां से अलग हो रहा है, इसलिए फ्रॉम को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। क्योंकि यहां दिल्ली नाउन है जिसके लिए वो उसकी पोजीशन बताने के कारण फ्रॉम को प्रीपोजिशन कहेंगे। अगर मैं ये बोलता हूं आप कहां से आ रहे हो, और ये बोलता हूं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि यहां पर ये फ्रॉम क्या है, तो ध्यान रखिए ये प्रपोजिशन नहीं है। ये क्यों प्रपोजिशन नहीं है? क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन नहीं है, और अगर बाय द वे प्रपोजिशन तो जब ही कहलाएगी जब वो नाउन या प्रोनाउन के पहले हो। अगर किसी ने ये कहा ही टोल्ड मी टू गो, और एक मैंने कहा He said to me to go। यहां पर ध्यान दीजिए, ये दो बार टू आया है, पर ये वाला जो टू है वो प्रोनाउन के पहले आया है, और ये वाला टू है वो वर्ब के पहले आया है। तो अगर कोई ये कहता है कि टू क्या है, तो आप ये मत कह दीजिए कि प्रपोजिशन है। कोई भी टू प्रीपोजिशन जब होगा जब वो प्रोनाउन या नाउन के पहले आएगा। अब यहां पर ही टोल्ड मी और यहां पर ही सेड टू मी, इस मी को हमने प्रोनाउन कहा है तो टू क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन।
लेकिन यहां पर टू है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं बल्कि वर्ब के पहले है। अगर टू को मैं वर्ब के पहले रखूंगा तो फिर हम इसको कहेंगे इन्फिनिटिव, और जब ये टू जो है वो प्रोनाउन के पहले आएगा तब हम इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। तो ध्यान दीजिए, टू एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है, टू एक प्रोनाउन जो है इन्फिनिटिव भी हो सकता है। जब ये वर्ब के पहले है तो इन्फिनिटिव है, जब ये प्रोनाउन के पहले है तो ये प्रीपोजिशन। सेम कंडीशन में ही टोल्ड मी टू गो, तो इसमें टू है वो गो के पहले लगा होने की वजह से ये प्रीपोजिशन नहीं है। अगर हमने कहा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आया है न प्रोनाउन आया है। फिर आखिर ये प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर क्या है? तो ध्यान दीजिए, इस वेयर फ्रॉम जो है वो वेयर के लिए काम कर रहा है, और अगर कोई ये कहता है कि वेयर क्या है तो ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के लिए काम करने वाले वर्ड को हम फिर से एडवर्ब कहेंगे। तो ध्यान रहे, यहां पर फ्रॉम जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है और यहां पर फ्रॉम है वो प्रपोजिशन का काम कर रहा है। तो किसी भी स्थिति में फ्रॉम, टू, बाय, फॉर जो भी है, जब तक कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा हम उसको प्रपोजिशंस नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से और भी एक कंडीशंस देखिए जो अक्सर आपको कंफ्यूज करती है। जैसे अगर मैंने कहा कि आई लुक आफ्टर रवि, मैं रवि की देखभाल करता हूं, और मैंने आपसे पूछा कि ये आफ्टर क्या है और आपने कहा कि ये प्रपोजिशन है, तो ध्यान दीजिए ये प्रपोजिशन नहीं है। क्यों? आप कहेंगे ये तो नाउन था रवि और आपने कहा था कि नाउन के पहले, पर ध्यान रखना मैंने ये भी कहा हुआ है टेल्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्या आपको लगता है ये आफ्टर जो है वो रवि की पोजीशन बता रहा है? नहीं, यहां पर इस आफ्टर की हिंदी बाद नहीं निकल रही है बल्कि लुक आफ्टर पूरा का मतलब होता है देखभाल करना, और ऐसी स्थिति में ये आफ्टर जो है ना वो वर्ब बन गया है फ्रेजल वर्ब। ऐसी स्थिति में इस आफ्टर का इस रवि नाम के नाउन से कोई लिंक नहीं है। अगर हम इसको बोलना चाहेंगे तो इसमें जो स्पेस दिया जाएगा या गैप दिया जाएगा वो आफ्टर के बाद दिया जाएगा, यानी मैं बोलूंगा आई लुक आफ्टर, एक साथ बोला जाएगा आई लुक आफ्टर रवि, और ऐसी स्थिति में आफ्टर लुक के लिए वर्क कर रहा है। आप कहना चाहे तो लुक आफ्टर पूरा फ्रेजल वर्ब है, और अगर वैसे अगर देखा जाए तो इस आफ्टर को हम लुक के लिए काम करवाए वर्ब के लिए तो ये एडवर्ब भी हो सकता है। अगर मैं यहां लिखता हूं आई केम आफ्टर रवि, तो यहां पर मैंने बोला कि मैं रवि के बाद आया। अब यहां पर जो आफ्टर है वो इस केम के लिए कनेक्ट नहीं हो रहा जैसे इसमें हो रहा था। यहां पर ये आफ्टर है, इसकी हिंदी निकल रही है बाद, और अब यहां पर रवि नाउन है और रवि के बाद की पोजीशन बताने की वजह से ये आफ्टर प्रीपोजिशन बन जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि आफ्टर दोनों जगह अलग अलग काम कर रहा है। वैसे आपको एक और एग्जांपल के द्वारा बताऊं, और ये मैंने बोला आई केम हियर आफ्टर रवि हैड गॉन, जब रवि जा चुका था उसके बाद में आया। तो यहां पर आपने देखा कि आई केम हियर एक क्लॉज है, रवि हैड गॉन ये दूसरा क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को ये आफ्टर जोड़ रहा है, इसलिए यहां पर आफ्टर कंजक्शन है। यहां ये मत कहिएगा कि आफ्टर प्रपोजिशन है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, जब तक कि उस वर्ड के बारे में डिपेंड नहीं करेगा कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले है तब तक आप उसे प्रपोजिशन नहीं कह सकते। एक और सेंटेंस में अगर मैंने देखा व्हाट विल बी द आफ्टर कंडीशन, व्हाट विल बी द आफ्टर कंडीशन, यानी बाद की कंडीशन क्या होगी। तो यहां पर अगर हम देखें द और आफ्टर कंडीशन, यहां पर द जो लगा है वो कंडीशन नाम के नाउन के लिए लगा है, और ऐसी स्थिति में द और कंडीशन के बीच वाले हिस्से को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। यहां पर आफ्टर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल, तो द ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल के लिए जिस प्रकार से ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव का काम करता है उसी प्रकार से कंडीशन के लिए आफ्टर भी एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहां पर आफ्टर एक एडजेक्टिव बनके तैयार हो गया। एक और कंडीशन देखिए, जब मैं बोलता हूं कि व्हाट विल यू डू आफ्टर,
आप बाद में क्या करोगे। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बाद में क्या करोगे, यानी वर्ब, और जब हम इसको वर्ब के लिए काम करवाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, उसमें जो फ्रॉम लिखा हुआ था वो एडवर्ब था, वेयर के लिए काम कर रहा था। और यहां पर व्हाट विल यू डू आफ्टर में आफ्टर इज वर्किंग फॉर डू, देन आफ्टर विल कॉल एडवर्ब। तो आपने देखा कि आफ्टर का जो यूज किया गया है वो मैंने 4 या 5 तरीके से अलग अलग अर्थ में किया है। यू कांट से दैट आफ्टर इज ओनली एन अ प्रपोजिशन, it may work in different ways, like after is working as a verb, after is working as a preposition, after is working as a conjunction, after is working as an adjective, and after is working as an adverb। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी वर्ड है वो प्रपोजिशन है या नहीं। मैंने सीधा आपको बताया कि प्रपोजिशन को जब तक प्रपोजिशन नहीं कहेंगे जब तक कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं लगेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि क्या हम एक नाउन के पहले कितनी प्रपोजिशंस लगा सकते हैं। तो बहुत सी बुक्स में या बहुत से टीचर्स ने आपको इस तरह से कंफ्यूज किया हो कि हम एक नाउन के पहले बहुत सारी प्रपोजिशंस लगा सकते हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ओनली एंड ओनली वन प्रपोजिशन आ सकती है। अगर किसी नाउन के पहले एक से अधिक प्रपोजिशन लगी हुई है तो समझ जाइए वो प्रपोजिशन नहीं कुछ और है। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिए, जैसे अगर मैं आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं, जैसे मैंने ये कहा आपको, ही इज लुक्ड आफ्टर बाय राम, ही इज लुक्ड आफ्टर बाय राम, उसको राम के द्वारा देखभाल की जाती है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि दो दो प्रपोजिशन आई हुई है, पर ध्यान दीजिए लुक्ड आफ्टर एक वर्ब है और यहां पर जो बाय दिया हुआ है वो राम के लिए वर्क कर रहा है और राम एक नाउन है, देन बाय विल बी प्रपोजिशन। यहां पर आफ्टर एक प्रपोजिशन नहीं है। देखने में आपको ऐसा लगता है, जब एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है तो वो इस तरह से इसको क्रॉस कर देता है और आप इसमें इस आफ्टर को और बाय को लगातार दो प्रपोजिशन समझ बैठते हो। पर ध्यान दीजिए ये आफ्टर लुक के साथ कनेक्ट हुआ एक फ्रेजल वर्ब है, जबकि बाय है वो राम एक नाउन है उसकी पोजीशन बता रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब अगर कोई ये कहता है कि ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल, उसे सभी के द्वारा मजाक उड़ाया गया। अब यहां पर फिर आपको लग रहा है कि एट और बाय दो प्रपोजिशन है, तो ध्यान दीजिए फिर यहां पर लाफ एट एक वर्ब है और बाय इज वर्किंग फॉर ऑल, ऑल एक प्रोनाउन है और इस स्थिति में बाय को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। एक कंडीशन और देखिए, आई शैल रिटर्न एट अबाउट 5 o'clock, मैं लगभग 5 बजे वापस आऊंगा। तो ऐसी स्थिति में 5 o'clock एक नाउन है जिसके पहले दो प्रपोजिशंस दिखाई दे रही हैं, पर ध्यान दीजिए समय को आपको बताने के लिए एट लगाया जाता है और ऐसी स्थिति में अबाउट एक प्रपोजिशन नहीं है, एट एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या किसको बता रही है, टाइम को, टाइम को पॉइंट आउट कर रही है। और अबाउट का मतलब होता है लगभग, देन अबाउट विल कॉल एडजेक्टिव, यानी अबाउट जो है ना वो यहां पर एडजेक्टिव और एट है वो प्रपोजिशन। तो यहां फिर आपने देखा कि दो प्रपोजिशन एक साथ लगे होने पर भी प्रपोजिशन एक ही है, दूसरी प्रपोजिशन नहीं है, या तो एडजेक्टिव है, इसी प्रकार से यहां पर एक फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो किसी भी स्थिति में नाउन के पहले एक ही पोजीशन बताने के लिए एक प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। अगर दो लगी हुई हैं तो या वो एडजेक्टिव है और या वो फ्रेजल वर्ब है। तो आपको पता चला कि किसी भी नाउन के पहले एक ही प्रपोजिशन लगाई जाती है। और वैसे भी सोचने की बात है कि एक नाउन की दो पोजीशन हो ही नहीं सकती। जैसे एक अगर कोई लड़का है वो कमरे के अंदर बैठा है और वही लड़का छत पर नहीं बैठ सकता, उस जैसा दूसरा लड़का बैठ सकता है। अगर हम कहें कि वो लड़का जो गार्डन में बैठा है वही छत पर बैठा है तो ये पॉसिबल ही नहीं।
यानी एक नाउन की दो पोजीशन हो नहीं सकती। कोई भी चीज है जो कहीं पर है, उसे उठाकर वहां ले जाएंगे तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, यानी वहां से हटा दिया गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो वस्तु वहां पर भी और दूसरी जगह भी रखी रहे। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी स्थिति में नाउन के पहले एक से अधिक प्रपोजिशन यूज नहीं हो सकती। दूसरा, आपको मैंने सीधा बताया कि किसी भी वर्ड को यूं ही प्रपोजिशन मत कहा करिए जब तक वो प्रपोजिशन नहीं होगा, जब तक कि वो नाउन के बारे में पोजीशन न बताए। इफ अ वर्ड टेल्स यू द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, देन इट विल कॉल प्रीपोजिशन। अगर कोई ये कहता है कि बताइए अब क्या है, तो आप ये मत कहिए ये प्रपोजिशन है, क्योंकि अगर आपने कहा कि अप द ट्रेन, अगर आपने अप द ट्रेन बोला तो ट्रेन के ऊपर यानी इसकी पोजीशन बता रहा है, तो हम इसको प्रीपोजिशन कह देंगे। लेकिन यहीं पर अगर मैंने बोला द अप ट्रेन, तो अप ट्रेन के अंदर अप है ना, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। यहां पर द अप ट्रेन का मतलब है आने वाली ट्रेन। अप ट्रेन और डाउन ट्रेन आपने मैथ में पढ़ा होगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो यहां पर अप इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। इसी प्रकार से आपने देखा होगा स्विच पर लिखा होता है स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो ऑन या ऑफ जो लिखा होता है वो प्रपोजिशन नहीं है। वहां पर ये सेंस नहीं है कि आप स्विच के ऊपर चढ़ जाइए, बल्कि वास्तविकता में स्विच ऑन का मतलब उसको चालू कर दीजिए। मूल वर्ड है उसका स्विच लिखा नहीं रहता है, पर वास्तविकता में उसमें ऑन और ऑफ लिखा होता है। लेकिन ऑन का मतलब स्विच ऑन और ऑफ का मतलब स्विच ऑफ। तो सही मायने में उस स्विच के ऊपर ऑन या ऑफ लिखा होता है, वो फ्रेजल वर्ब होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी प्रपोजिशन को जब तक प्रपोजिशन नहीं कह सकते जब तक कि वो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन नहीं बताए। तो आज आपने प्रपोजिशन के बारे में जाना कि प्रपोजिशन केवल और केवल पोजीशन बताती है और वो नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है। इस प्रपोजिशन वाले टॉपिक को आपने बहुत जगह पढ़ा और देखा होगा। हम आपको प्रपोजिशन को फिगर्स के बेस पर बताने वाले हैं, जो बहुत ही अद्भुत तरीका है, मेथड है। और वैसे अगर कोई ये पूछता है कि प्रीपोजिशंस इंग्लिश के अंदर है कितनी, तो समझिए अगर किसी भी वस्तु की कोई भी पोजीशन है तो उनकी पोजीशन जितनी होगी उतनी ही प्रपोजिशन है। अगर कोई चीज है वो सिर के बल है तो वो भी पोजीशन है। फ्रंट, बैक, प्लस, माइनस, ये सारे प्रपोजिशन होते हैं। ध्यान रखना, प्लस जो है वो पोजीशन बताता है। किस प्रकार से, बहुत अच्छा अद्भुत तरीका देखें। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो आपको किसी मैथ के टीचर ने भी इस तरह से नहीं बताया होगा जो मैं यहां बताने वाला हूं। देखिए, अगर मैं ये पूछता हूं कि अंडर रूट जो वर्ड है, या कोई प्लस है या माइनस है, तो ये क्या है, तो मैथ वाला टीचर आपको कहेगा कि ये तो सिंबल है। पर इंग्लिश इस लैंग्वेज को प्रीपोजिशन कहती है। अगर मैं अंडर रूट के अंदर 25 लिखूं और कहूं आपसे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो 5 आएगा। और आपने कहा कि अंडर रूट की वजह से इसका आंसर 5 आया है। अगर अंडर रूट नहीं होता तो 25 का आंसर 5 थोड़ी आता। ऐसी स्थिति में आपने देखा ये अंडर रूट है ना, वो 25 जो अंदर का जो पार्ट है वो नाउन है। 25 जो डिजिट है वो नाउन है। और आपने देखा कि अंडर रूट 25 के आगे लगा हुआ है। और प्रपोजिशन भी यही कहती है कि नाउन के आगे लग जाए और उसकी पोजीशन बताए। अगर अंडर रूट 25 के पहले लगा हुआ है तभी उसने पोजीशन बताकर 5 बना दिया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 100 रुपीज, 100, मैं 100 रुपए का नोट आपको दिखाता हूं, ना मैं दे रहा आपसे ना मैं आपसे ले रहा, दिखा रहा हूं, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? जब मैंने आपको दिया ही नहीं तो आपको खुशी क्यों होगी? जब मैंने आपसे लिया ही नहीं तो आपको दुख क्यों होगा? मैं तो 100 रुपए का नोट दिखा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने आपको प्लस अर्थात दे दिया, या मैंने आपको आपसे ले लिया, तो अगर मैंने आपको दे दिया तो इट मींस आपको प्लस कर दिया, और आपसे ले लिया तो इट मींस माइनस कर दिया। यदि मैं आपको प्लस यानी 100 रुपीज दे दूंगा तो आप खुश हो जाएंगे, अर्थात आपकी पोजीशन बदल जाएगी। अगर मैं आपसे ले लूंगा माइनस तो आप दुखी हो जाएंगे, यानी आपकी पोजीशन बदल जाएगी। यानी 100 रुपए जो है ना वो पोजीशन नहीं बदल रही, प्लस और माइनस आपकी पोजीशन बदल रही। प्लस का मतलब आपको दे दिए तो आप खुश हो गए, इस प्लस ने आपकी पोजीशन बदल दी। जब प्लस कर दिए तो आप खुश हो गए, माइनस कर दिए तो दुखी हो गए। तो प्लस और माइनस ने आपकी पोजीशन बदली है, 100 ने नहीं। अगर किसी ने पूछा कि अगर मैं 100 और 100 में 100 को और प्लस कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 200। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों को ऐड करते समय जो प्लस का सिंबल है
वो आपने आगे क्यों लगाया, पीछे क्यों नहीं लगाया? कोई भी सिंबल है, अगर आप माइनस करते हैं या मल्टीपल करते हैं, अगर आप कहते हैं 100 में से 80 को माइनस करो, या कोई कहता है कि 100 में 2 का मल्टीपल करो, तो आप देखते हैं कि ये सिंबल है वो हमेशा आगे लगता है। आगे क्यों लगता है? आप मैथ के अकॉर्डिंग इसको ये समझते हैं, पर रियलिटी है प्रीपोजिशन है जो आगे ही लगेगी। कोई भी अगर डिजिट है तो वास्तविकता में वो नाउन है, और उसके पहले उसके सिंबल को लगा करके हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। इसलिए प्लस माइनस मल्टीपल अंडर रूट दे आर ऑल प्रीपोजिशन। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं, सारे सारे सिंबल जो मैथ के अंदर आप पढ़ते हो वो प्रीपोजिशंस होते हैं। इन प्रीपोजिशन फिगर के आधार पर हम आपको यहाँ पर करीब 35 प्रीपोजिशंस बताने वाले हैं, और इन 35 प्रीपोजिशंस को फिगर के बेस पर पढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज आप इसको समझिए, शेयर कीजिए, अपने उन स्टूडेंट्स को भी आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं ली है, और शायद उनके लिए ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रीपोजिशन क्या है। तो चलिए, तो पहली जो प्रीपोजिशन का जो फिगर है, मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन को हम फिगर के बेस पर पहचानेंगे, फिगर के बेस पर बताएंगे। तो पहला जो फिगर है, और पहला फिगर है एक ट्री, यानी एक पेड़, और पेड़ का मैं फिगर बना रहा हूं यहां, और देखिए जरा इस पेड़ का जो फिगर बनाया है, और इसके बेस पर हम आपको जो प्रीपोजिशन बताते हैं। देखिए, अगर पेड़ के अंदर कोई बैठा हुआ है, चाहे बर्ड चिड़िया बैठी हो, या मंकी बैठा हो, या मैन बैठा हो, अगर पेड़ के अंदर है तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। अगर पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं बनी हुई हैं, और इन ब्रांचेस में बैठ गया तो हम लगाएंगे प्रीपोजिशन ऑन। अगर पेड़ के बिल्कुल ऊपर यानी टॉप पर बैठा हुआ है, तब भी हम बोलेंगे ऑन द टॉप ऑफ। हम कहेंगे ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, इन द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ध्यान दीजिए, पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ की ब्रांच पर, पेड़ की कोई भी पार्ट पर अगर उसका नाम मेंशन किया गया है तो हमें प्रीपोजिशन लगानी होगी ऑन। और वैसे मैंने कहा कि एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है तो हम बोलेंगे अ मंकी सिटिंग इन अ ट्री, ऑन नहीं लगा दीजिएगा। अगर यहां पर पेड़ की जो रूट्स हैं, यानी ये बॉटम, बिल्कुल नीचे बॉटम होता है, ये रूट होती है, तो अगर कोई व्यक्ति यहां बैठ जाए तब भी ध्यान रखना ऑन द रूट, ऑन द रूट ऑफ अ ट्री। तो आपने देखा पेड़ के ऊपर किस तरह से बैठते हैं। अगर यहां पर पेड़ की और शेड पड़ रही है, छाया पड़ रही है, तो ध्यान दीजिए, अगर कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठने वाली स्थिति में हम लगाएंगे अंडर अ ट्री, यानी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। राम इज सिटिंग अंडर अ ट्री। लेकिन अगर राम पेड़ की शेड में बैठा हुआ है, तब हम फिर दोबारा से इन द शेड ऑफ अ ट्री। ध्यान दीजिए, जब तक कि ये वर्ड शेड नहीं आएगा आप प्रीपोजिशन इन नहीं लगाएंगे, जब तक ये वर्ड ब्रांच नहीं आएगा आप प्रीपोजिशन ऑन नहीं लगाएंगे। अगर ब्रांच वर्ड नहीं दिया है तो इन लगाइए, और अगर शेड वर्ड दिया है तो इन लगाइए, लेकिन ब्रांच दिया हुआ है तो ऑन लगाइए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पेड़ के लिए इस तरह से प्रीपोजिशंस यूज हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति पेड़ के पीछे छुपा हुआ है तो हम भी उसके लिए बिहाइंड नाम की प्रीपोजिशन लगा देते हैं। जैसे राम पेड़ के पीछे छुपा हुआ है तो हम बोलेंगे राम इज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तो आपने देखा पेड़ से संबंधित प्रीपोजिशंस इस तरह से काम करती हैं। तो ये आपका फिगर नंबर 1 है, जिसका आप एक फोटो ले सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए आपको ये याद रहेगा। चलिए फिगर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिगर नंबर 2 में हम एक ट्रैक के बारे में बताएंगे। जैसे कोई रिवर बनी हुई है या रोड बनी हुई है, जैसे ये रोड है और रोड के बीच में एक डिवाइडर बना हुआ है। अगर कोई रोड के बगल से चल रहा है, बिल्कुल साइड से चल रहा है, या रोड के दोनों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं, तो ध्यान रहे हम लगाएंगे अलोंग।
जैसे मैंने कहा राम पेड़ सड़क के बगल से चल रहा है, तो राम इज वॉकिंग अलोंग द रोड। अगर मैंने कहा कि राम नहर जो कैनाल होती है उसके बगल से चल रहा है या नदी के बगल से चल रहा है, तब भी हम क्या लगाएंगे, अलोंग। लेकिन अगर राम बिल्कुल सेंटर में चल रहा है, मिडिल में चल रहा है, सेंटर में चल रहा है, तो समझ जाइए हम प्रपोजन लगाएंगे इन द सेंटर, इन द सेंटर ऑफ अ रोड, इन द मिडिल ऑफ द रोड। अगर हम सेंटर में और या मिडिल में चल रहे हैं तो हम प्रपोजन सड़क के बीच में इन लगाएंगे। लेकिन अगर कोई कहीं भी चल रहा है तो हम प्रपोजन लगाएंगे ऑन द रोड। राम इज वॉकिंग ऑन द रोड। तीन प्रपोजन आपने देखी, सहारे से चल रहे हैं तो अलोंग, अगर हम बीच में चल रहे हैं तो इन, और कहीं भी चल रहे हैं तो ऑन द रोड। अगर कोई बच्चा और इस तरह से सड़क को क्रॉस करने के लिए भागा तो हम इसके लिए बोलेंगे टुवर्ड्स। द चाइल्ड रैन टुवर्ड्स अ रोड, यानी बच्चा सड़क की ओर भागा, यानी वो सड़क की ओर भाग रहा है, यूं नहीं भाग रहा है। लेकिन अगर कोई सड़क को पार कर रहा है, इसको पार कर जा रहा है, तो ध्यान दीजिए पार करते समय हम प्रपोजिशन लगाएंगे अक्रॉस, यानी राम इज गोइंग अक्रॉस द रोड, सड़क के अक्रॉस जा रहा है। अगर कोई सड़क के सामने, सड़क के पार दूसरी तरफ कोई बिल्डिंग बनी हुई है या टेंपल बना हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे अपोजिट, और अपोजिट के लिए हम सामने वाला पार्ट लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे अपोजिट के लिए उस व्यक्ति के बिल्कुल सामने डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। जैसे आपका घर इधर है और वो अगर मंदिर है वो दूसरी तरफ थोड़ा हट करके भी है, तब आप बोलेंगे अपोजिट। लेकिन आपके घर के बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने और मंदिर बना हुआ है, तो हम प्रपोजिशन लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। जैसे मेरा घर मंदिर के सामने बना हुआ है तो मैं बोलूंगा माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ टेंपल। तो आपने देखा कि इस तरह से हम रोड के आसपास के जो पार्ट होते हैं उनके लिए बोलते हैं। अब आ जाए हम फिगर नंबर 3 की तरफ। जैसे रोड एक क्रॉस रोड भी हो सकता है, एक चौराहा भी हो सकता है। तो चौराहे वाली स्थिति में, जहां पर ये चौराहा वाली स्थिति है, यहां पर अगर पुलिस वाला क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, तो समझ जाइए इसके लिए हम लगाएंगे एट। द पुलिसमैन इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड। लेकिन अगर किसी की शॉप बनी हुई है चौराहे पर, या चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम बोलेंगे ऑन द रोड। जैसे मैंने कहा देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द क्रॉस रोड, कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है, या मेरी शॉप है वो चौराहे पर ही बनी हुई है, तो माई शॉप इज सिचुएटेड ऑन द रोड या ऑन द क्रॉस रोड, ऑन रोड कह देते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल सेंटर वाली कंडीशन होगी तो हम क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन एट लगाएंगे। तो ये रोड से संबंधित आपने जो फिगर्स पढ़े, इसके व्याप पर ये प्रपोजिशंस इस तरह से क्लियर होती है। ध्यान रहे अलोंग, ऑन, टुवर्ड्स, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट और इन, ऑन और एट का प्रयोग देखा। नाउ फिगर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसका आप एक फोटो ले लिया करें। नंबर 4 की तरफ चलें। इस फिगर के बेस पर आपको प्रपोजिशंस क्लियर हो जाएगी। तो ये प्रपोजिशन में अगला जो पार्ट आता है वो आता है रिवर वाला, यानी नंबर 4। रिवर, जैसे ये नदी है और ये रिवर है और रिवर बह रही है इस तरह से। अगर कोई रिवर के बगल से टहल रहा है तो बिल्कुल वही कंडीशन लगेगी अलोंग। लेकिन ध्यान रहे अगर रिवर के पास बैठ करके बिल्कुल बैंक पर, किनारे पर, और वो फिशिंग कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, फिशिंग, तो फिशिंग वाली कंडीशन में हम लगाएंगे फिशिंग एट द बैंक ऑफ, एट द बैंक ऑफ रिवर। अगर कोई व्यक्ति नदी के किनारे बिल्कुल सट करके बैठा हुआ है और फिशिंग कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एट। लेकिन बगल बगल से टहल रहा है तो हम अलोंग लगाएंगे। या किसी भी स्थिति में कहीं पर बैठा हुआ है, वो बिल्कुल सट करके नहीं बैठा है, तो भी हम लगा देंगे ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ। यानी कोई व्यक्ति उसके किनारे किनारे टहल रहा है तो अलोंग द रिवर, और अगर आपने लिख दिया
नदी के किनारे यानी बैंक वर्ड लिख दिया है तो हम लिखेंगे ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नहीं बोलेंगे, अलोंग द रिवर बोलेंगे केवल, और ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अगर कोई इस रिवर को क्रॉस करके जाता है, पार करता है, तो फिर वही अक्रॉस चलेगा, अक्रॉस वर्ड लगेगा। और अगर उस रिवर के दूसरी तरफ फिगर्स या कोई पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो आप उसके लिए फिर वही अपोजिट वर्ड लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर कोई पहले से ही नदी के अंदर तैर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम उसके लिए लगाएंगे इन द रिवर। राम इज स्विमिंग इन द रिवर। लेकिन अगर कोई नदी में एक गति से और जंप कर रहा है, कूद रहा है, जंप या प्लंग कर रहा है, तो जंप या प्लंग वाली स्थिति में हम प्रीपोजिशन इनटू लगाएंगे, क्योंकि यहां पर वो गति से आकर के नदी के अंदर कूद रहा है। तो इस तरह से आपने फोर्थ फिगर के अंदर ये देखा। चलिए इसका भी आप फोटो ले सकते हैं। मैं 5 नंबर फिगर की तरफ चलता हूं। 5 नंबर फिगर में देखिए जरा। फिगर नंबर 5 में अगर हम ये कहते हैं एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग के अंदर या ऊपर रहने वाले लोग हैं। यहां पर कोई छत पर खड़ा हुआ है और यहां पर एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा हुआ है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई कन्वर्सेशन होता है तो ध्यान दीजिए, ये इस बंदे को और इस बंदे को अगर देखता है ऊपर की तरफ तो ध्यान रहे अबब, यानी अबब आएगा। अबब, एबब नहीं बोलते इसको, अबब। और ऊपर वाला बंदा अगर नीचे वाले से बात करता है तो वो लिखेगा बिलो, बिलो द मैन। अगर कोई पहाड़ी से या टावर से नीचे देखता है तो बिलो। तो ध्यान दीजिए, ये इस तरह से इनका जो बिल्डिंग पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो इस तरह से दूर तक देख सकेगा, लेकिन उसको हम अबव बोलेंगे और ऊपर वाला नीचे को बिलो बोलेगा। अब यहां पर हम आते हैं, एक अंदर जमीन के अंदर घुस गए, या हम ये कह सकते हैं कि वेल, कुआं बना हुआ है, इसमें अगर कोई व्यक्ति है तो हम इस बंदे से और इस बंदे का कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा, तो ये अंदर घुसने पर बोलेगा डाउन, और ये वाला अगर इससे बात करता है तो हम बोलेंगे अप। अब ध्यान दीजिए, यहां से इसका इससे कन्वर्सेशन हो रहा है और इसका इससे कन्वर्सेशन हो रहा है। बाय द वे, ऊपर वाले का कन्वर्सेशन अंदर वाले से होता है, तो इसके लिए भी आपको डाउन लगाना है, और इस वाले का अगर इस वाले से कन्वर्सेशन होता है तो अप लगाना है। यानी ये अप इसके लिए भी लगेगा और ये अप इसके लिए भी लगेगा। इसी प्रकार से डाउन इसके लिए भी लगेगा और ये डाउन इसके लिए भी लगेगा। तो इस तरह से अप और डाउन, डाउन हमेशा ध्यान रखना, जमीन के अंदर घुसने वाली स्थिति में ही हम डाउन का प्रयोग करते हैं, और बिल्कुल ऊपर वाली स्थिति में या बीच वाली स्थिति में हम अप का प्रयोग करते हैं। तो अप और डाउन अपोजिट होते हैं, अब और बिलो भी अपोजिट होते हैं। तो ये 5 फिगर आपने देखे। फिगर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फिगर नंबर 6 में एक ट्रेन है और इस ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। अगर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो समझ जाइए वो ट्रैक पर आ रही है। ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, ट्रेन आएगी ट्रैक पर, इसलिए हम लिखेंगे ऑन द ट्रैक। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रैवलर आया हुआ, यात्री आया हुआ है, तो वो लिखेगा एट द प्लेटफॉर्म। He arrived at the platform, but the train arrived on the platform. अगर मैं लिखता हूँ ट्रेन arrived on the platform, तो वो प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि ट्रैक पर आ रही है, और जो पैसेंजर्स हैं वो arrived at the platform, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे आए हुए। अब यह चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई टिकट लेकर के बैठा हुआ है और वो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे एक विलिंगली उतरता है, जैसे ट्रेन रुक गई उसके बाद वो उतरता है, तो समझ जाइए वो उस ट्रेन से बाहर हुआ है यानी अलग हुआ है। देन वी हैव टू यूज फ्रॉम, यानी हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और प्लेटफॉर्म पे वो अपने सामान के साथ आराम से उतरा है, तो फ्रॉम, और कहां पर उतरा है, ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां पर ध्यान रखना, वो पहले से आया हुआ है तो एट, लेकिन अगर कोई उतरा है तो फ्रॉम और ऑन द प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से रुकने से पहले ही जंप, कूद गया है क्योंकि उसने टिकट नहीं लिया हुआ था, तो ध्यान रखना फिर हम OFF ऑफ लगाएंगे। यानी हमने बोला
ही alighted on the platform, he jumped off the platform, यानी वह कूदा है, अलग हुआ है, दैट मीन्स वो उसमें बिना टिकट सवार था, यानी वो निकल गया। अगर जंप लिखा हुआ है तो ऑफ लगाना पड़ेगा, और अगर वो alighted यानी उतरा है तो फ्रॉम द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को ट्रेन के लिए ट्रैक पर बात आ गई। अब आइए नंबर 7 फिगर पर। 7 फिगर में मैंने आपको बताया कि एक प्लेस से और दूसरे प्लेस पर हम जाते हैं, तो जहां से हम अलग हो रहे हैं तो वी हैव टू यूज फ्रॉम, क्योंकि वहां से हम अलग हो रहे हैं, अलग होने के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेन से हम उतर रहे हैं तो फ्रॉम लगा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और जहां पर पहुंच रहे हैं उस स्थान पर जाकर हम जुड़ रहे हैं। जुड़ते हैं तो टू लगाते हैं, और अलग हो जाते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। अगर मेरे मित्र ने मुझे गिफ्ट दिया तो उस व्यक्ति से मुझे गिफ्ट मिला, यानी गिफ्ट उससे अलग हो गया, और मुझे मिला तो मुझसे जाके जुड़ गया। तो राम ने मुझे दिया, आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम राम एंड राम गेव इट टू मी। राम ने मुझे दिया है, और आई गॉट इट फ्रॉम राम। कहीं से अगर अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। कमिंग फ्रॉम दिल्ली, और अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो अगर आप जुड़ रहे हैं तो टू लगाइएगा, और कहीं से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लगाइए। तो इस तरह से आपने देखा फ्रॉम और टू का यूज होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां टेबल का फिगर है नंबर 8। इस टेबल पर ऑलरेडी कोई बास्केट बकेट रखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहां पर जो ऑलरेडी रखा हुआ है वो ध्यान रखना ऑन लेगा। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से आकर के और फिर रखी जा रही है, जैसे मैंने कोई बुक है वो उस टेबल पर फेंक दी, तो ध्यान रखना उसमें लगेगा आपको अपॉन। अगर कोई चीज उस टेबल के नीचे रखी हुई है तो हम लगाएंगे उसमें अंडर। ध्यान दीजिए, ऑन, अपॉन और अंडर। जब कोई चीज आकर के रुक जाती है तो अपॉन लगाते हैं, और अगर वो चली जाती है तो ओवर लगाते हैं। अगर एक कैट है वो टेबल को जंप करके पार कर गई, तो पार करने वाली स्थिति में वो रुकी नहीं है, तब हम लगाएंगे ओवर। लेकिन अगर वो आकर के इस पे स्टे हो गई अर्थात बैठ गई है, तब हम लगाएंगे अपॉन, और अगर कोई नीचे है तो हम लगाएंगे अंडर। तो ये फिगर नंबर 8 रहा। चलिए फिगर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फिगर नंबर 9 में मैंने एक डोर बनाया हुआ, दरवाजा बनाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति डोर पर यहां खड़ा हुआ है, डोर स्टेप पे खड़ा हुआ है इस स्थान पर, जैसे मम्मी है वो दरवाजे पर खड़ी हैं, तो ध्यान रखना एट द डोर, क्योंकि वो दरवाजे पर ऊपर नहीं खड़ी हुई। लेकिन अगर कोई फिगर कोई चीज है, या इस पर जो डोर है उस पर कोई चीज लेटर बॉक्स टंगा हुआ है या कुछ, तो हम लगाएंगे ऑन द डोर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डोर पर बैठ करके इंतजार कर रहा है तो एट द डोर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डोर के पीछे छुपा हुआ है तो ध्यान रखना आपको लगाना होगा बिहाइंड द डोर। बिहाइंड मतलब डोर के पीछे। इस तरह से डोर के फिगर को आप समझ सकते हैं। इसके आधार पर ये जो कॉमन प्रपोजिशंस हैं वो आप लगा सकते हैं। अब आ जाइए, यहां पर एक बाइसिकल है, बाइक है, या कार है, या बस है। अगर किसी भी व्हीकल से अगर आप आ रहे हैं तो आपको लगाना होगा बाय। आई केम हियर बाय बाइसाइकिल, आई केम हियर बाय कार। पर ध्यान रखना अगर वो कार या बाइसिकल या बाइक या कोई भी अगर आप उससे आ रहे हैं, लेकिन वो कार या बस या बाइक, उसके लिए कोई एडजेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है, कोई क्वालिटी बता दी जाती है, तो फिर हम बाय ना लगा करके, अगर कोई ऐसा व्हीकल है जिसको ऊपर से चढ़ा जा रहा है तो हम लगाएंगे ऑन। जैसे ही केम हियर ऑन अ न्यू बाइसिकल, ही केम हियर ऑन अ न्यू बाइसिकल। ध्यान रखना, ही केम हियर ऑन अ न्यू बाइसिकल, ही केम हियर इन अ न्यू बस। तो आप ध्यान रखना अगर आप अंदर घुस रहे हैं तो इन लगाएंगे, और ऊपर से सवार हो रहे हैं तो ऑन लगाएंगे। जैसे ऑटो है तो उसमें अंदर घुसते हैं, लेकिन रिक्शा 3 पहिए का है पर उसमें ऑन, तो रिक्शे पर आएंगे तो ऑन, और अगर ऑटो से आएंगे तो इन। कार से आ रहे हैं हम तो इन, और अगर बाइक से आ रहे हैं या कोई भी 2 या 4 या 6 पहिए से मतलब नहीं होता है। आपको यहाँ देखना है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं या अंदर घुस रहे हैं। इस स्थिति में बहुत से बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा 2 पहिया वाहन से 4 पहिया। अब उसके पहिए थोड़े गिनने वाले हम कि 2 पहिए या 4 पहिए हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें यह देखना होता है कि उसके ऊपर चढ़ रहे हैं या उसमें अंदर घुस रहे हैं। ध्यान रहे, साथ में मैंने आपको बताया है अगर वो व्हीकल न्यू है, एक्स्ट्रा है, जैसे मैंने कहा मैं अपने व्हीकल से आया, तो अपने व्हीकल से जिससे भी आए हैं, अगर 2 पहिया है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया ऐसे बोलते हैं, ऊपर चढ़ करके आए हैं तो आपने ऑन लगाना है, और 4 पहिया 6 पहिया नहीं, अंदर घुस कर आए तो इन लगाई। लेकिन अगर वहां पर ये लिखा हुआ है कोई भी
व्हीकल के बारे में क्वालिटी नहीं दी हुई है तो आप सीधा सीधा लगाएंगे बाय। आई केम हियर बाय कार, आई केम हियर इन अ ब्लू कार, क्योंकि ब्लू कार लिखने की वजह से वो कार समथिंग डिफरेंट हो गई। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, व्हीकल में अगर आप कोई शिप से आते हैं, कोई शिप से आते हैं या बोट से आते हैं तो ध्यान रखना ऑन ही लगेगा, क्योंकि बोट के अंदर नहीं बैठते हैं और बोट है ना वो जो आपके सरफेस पर चलती है, इसलिए ऑन अ बोट लगेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो एरोप्लेन से क्योंकि ऊपर उड़ते हुए आए हैं, ऊपर आने से उड़ने वाली स्थिति में हम लगाएंगे ओवर। एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर अस। अगर कोई गति से ऊपर से निकल जाता है तो हम ओवर लगाते हैं, चाहे बादल यानी क्लाउड निकलता है, चाहे जितने भी जो बर्ड्स वगैरह हैं वो निकलते हैं, इन सब के लिए ऑन नहीं लगाइएगा, ओवर। अगर मैंने कहा हमारे ऊपर बादल हैं तो लगाइए अपॉन, लेकिन हमारे ऊपर से बादल जा रहे हैं, मूविंग पोजीशन में, तो ओवर। ओवर का प्रयोग होता है जब आप ऊपर से एक मूवेबल पोजीशन में होते हो, और अगर आप स्टेबल पोजीशन में आ जाते हो तो फिर वही अपॉन वाली सिचुएशन आ जाती है। हमारे ऊपर क्लाउड्स हैं तो अपॉन, और अगर हमारे ऊपर से निकल के जा रहे हैं तो ओवर। एरोप्लेन हमारे ऊपर से निकल रहा है, आपने देखा होगा जगह जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं, ओवर ब्रिज बने हुए हैं, तो उनको ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे ऊपर से पब्लिक निकल रही है हमारे ऊपर से, और नीचे से अंडरपास है। अगर हम नीचे से निकल रहे हैं तो अंडर ब्रिज है, और ऊपर से निकल रहे हैं तो ओवर ब्रिज है। तो इस तरह से ये ब्रिज के लिए, और इस तरह से एरोप्लेन और बर्ड्स और क्लाउड्स के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। अब आ जाइए, एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में बिल्कुल अगर आप सेंटर में हैं, बिल्कुल सेंटर में हैं, तो ध्यान रखना आपने लगाना पड़ेगा इन द सेंटर, अगर आपने सेंटर के लिए बोला है तो। लेकिन कहीं भी है मैदान में तो ऑन द ग्राउंड। ध्यान दीजिए, किसी भी स्थान पर आप हैं तो ऑन द ग्राउंड, लेकिन अगर सेंटर में हैं, अगर ये सेंटर वर्ड बोल दिया है तो इन द ग्राउंड। अगर ग्राउंड के चारों ओर जा रहे हैं तो आप समझ जाइए आपने लगाना है अराउंड द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के चारों ओर चल रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा। नाउ फिगर नंबर 13 की तरफ आते हैं। जैसे एक दीवार है, वॉल है, और जिस पर एक मैंने लैडर यानी सीढ़ी लगाई हुई है, तो अगर मैंने सीढ़ी को चढ़ने के लिए लगाया हुआ है तो ध्यान रखना ऑन द वॉल, द लैडर इज ऑन द वॉल। लेकिन अगर कोई सीढ़ी को या बाइसिकल को या कोई व्यक्ति है वो दीवार के सारे सट करके बैठा हुआ है, अपनी पीठ करके ऐसे सट के बैठा है, तो ध्यान दीजिए आपने लगाना होगा अगेंस्ट द वॉल। जैसे हमने कहा अरे दीवार से सट करके मत बैठो, तो बोलेंगे डोंट सिट अगेंस्ट द वॉल। मैंने अपनी बाइसिकल को दीवार से सटाकर रख दिया है, तो आई केप्ट माई बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, लेकिन यहां पर विपरीत नहीं बल्कि मैंने सीढ़ी को चढ़ने के लिए लगाया है, तो हमने लगाना होगा ऑन द वॉल। अब आइए, ये फिगर 13 आपने देख लिया। अब हम आते हैं फिगर नंबर 14 की तरफ। बहुत हद तक प्रपोजंस सीख सकते हैं। वैसे तो प्रपोजंस के लिए बहुत सारी जो ट्रिक्स बताई गई लोगों ने वो बड़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप की होती हैं। फिगर नंबर 14 में आते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर कोई छोटे स्थान पर रहता है तो हम एट लगाते हैं, और बड़े स्थान पर रहता है तो इन लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करता है। छोटे स्थान और बड़े स्थान मत देखिएगा, सिर्फ ये देखिए, जैसे मैंने कहा ही लिव्स आगरा, तो हमें नहीं पता कि आगरा का किलोमीटर क्या है, आगरा छोटा है बड़ा है। अगर यहां पर एक ही सिटी या विलेज या किसी भी स्थान का एक का नाम दिया हुआ है तो वी हैव टू यूज इन। ही लिव्स इन आगरा। अगर मैंने लिखा ही लिव्स और एक बहुत छोटे से स्थान का नाम ले लिया बाह का, हमने कहा ही लिव्स बाह, तो बाह भी आपका, आप ये मत सोचिए बाह आगरा से छोटा है, बना रहे। अगर एक का नाम लिखा हुआ है तो आपने इन ही लगाना है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ही लिव्स बाह और फिर लिख दिया मैंने आगरा, ध्यान दीजिए, दो अगर सिटी के नाम दिए, दो अगर प्लेसेस के नाम दिए हुए, तो फर्स्ट में आपने एट लगाना होगा और सेकंड में आपने इन लगाना होगा। लेकिन अगर एक का ही नाम दिया है, इट डजंट मैटर वो छोटा है या बड़ा है। लेकिन हम लोग बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ होता है छोटे स्थान पे। अगर आपके आसपास का इलाका है, आप जानते हैं कि वो छोटा है या बड़ा है। अगर कोई विदेश का कोई इलाका होगा तो हमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो छोटा है या बड़ा है। इसलिए ध्यान सीधा सा फंडा याद रखिए, एक दिया हुआ है चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, इन लगेगा।
2 दिए हैं, ध्यान रखना पहले में एट बाकी में इन। अगर 5 दिए हैं तो पहले में एट बाकी सब में इन लगेगा। जैसे ही लिव्स एट शाहगंज, वह शाहगंज में रहता है, और इन आगरा में रहता है, इन यूपी में रहता है, इन इंडिया। यानी सब में आपने क्या किया, इन लगाया, और सबसे छोटे यानी शाहगंज के लिए एट लगाया। तो ध्यान दीजिए, स्थान के आधार पर ये आइडेंटिफाई मत करिए कि छोटा स्थान बड़ा स्थान, इस तरह से आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। सिर्फ ये जानिए एक नाम दिया होगा, ध्यान रहे। अगर मैंने लिख दिया ही लिव्स और हमने कह दिया विलेज, तो आप ये मत सोचिए विलेज छोटा है, क्या ये नाम है? क्या नाम नहीं है ना, नाम नहीं दिया होगा तो ध्यान रखना इन्हीं लगाएगा। अगर स्थान, अगर मैं इसके बाद लिखता हूं ही लिव्स खाली जगह विलेज इन आगरा, तो दोनों में आपने इन्हीं भरना पड़ेगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि भाई छोटा स्थान नेट लगा देना, वो छोटे स्थान का नाम दिया होना चाहिए। अगर वहां नाम नहीं दिया है तो चाहे छोटा है बड़ा है, 1 है 2 है 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं में लगेगा। जैसे वह एक कॉलोनी में रहता है, ही लिव्स इन अ कॉलोनी, वह एक लोकेलिटी में रहता है, ही लिव्स इन अ लोकेलिटी, ही लिव्स इन अ विलेज, ही लिव्स इन अ सिटी, ही लिव्स इन अ रूम, ही लिव्स इन अ हाउस, इन्हीं लगाया जाएगा। अगर आपने उसका नाम लिख दिया कि वह शिवाजी नगर में और फिर शाहगंज में और फिर आगरा में, तो पहले लिखा जाएगा ही लिव्स एट शिवाजी नगर, देन इन शाहगंज, देन इन आगरा, देन इन यूपी, इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, वट एवर यू से, लेकिन पहले में एट। लेकिन ध्यान रखना नाम दिया होना चाहिए। रूल नंबर इसी में थोड़ा सा, वैसे इसका कोई फिगर नहीं बना सकते, चाहे तो बता सकते हैं। अगर वो एक बड़े शहर के अंदर है तो आप छोटे बड़े को मत देखिए, 2 दिए हुए हैं तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा इन, और अंदर वाले के लिए देना पड़ेगा एट, बशर्ते उनके नेम दिए हों। नाम नहीं होंगे तो आपने ये कुछ नहीं, इन ही लिखना है। चलिए नंबर 15 फिगर्स में चलते हैं हम। फिगर नंबर 15 में आपने देखना है कि अगर, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अगर 2 हाउस हैं, घर हैं, या 2 बंदे हैं और इनके बीच में हैं, तो ध्यान रखना आपने क्या करना पड़ेगा, बिटवीन। लेकिन 10 लोगों के और बीच में है, ध्यान रखिए 10 लोगों के बीच में है, 3 इधर है 3 इधर है, 5 इधर है 5 इधर है, तब भी बिटवीन ही लगेगा, अमंग मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपने क्या किया है, बिटवीन को कह दिया 2 के बीच में और अधिक के बीच में अमंग। तो ध्यान दीजिए बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में, लेकिन अमंग का मतलब बीच में नहीं होता है, अमंग का मतलब होता है में। जैसे मैंने ये कहा कि यह मिठाई 10 लड़कों में बांट दो, यह मिठाई 10 लड़कों में बांट दो, तो अमंग। और एक लड़का 10 लड़कों के बीच में बैठा हुआ है तो बिटवीन, अमंग मत लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया, भारत और आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और आपका जो है अफगानिस्तान, या और भी कई कंट्रीज हैं, इनके बीच में इंडिया बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपने बिटवीन लगेगा। इंडिया लाइज बिटवीन श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड भूटान एंड नेपाल, जो भी है, तो ध्यान रखना बिटवीन लगाना होगा। यहां ये मत सोचना कि बहुत सारे कंट्रीज बने रहे, क्योंकि इंडिया उसके बीच में है। अगर इंडिया उसके बीच में स्थित है तो चाहे 20 कंट्री या 20 लोग हों उनके बीच में, जैसे आपने कहा राम, रवि, गीता, सीता, इन सब के बीच में बैठा हुआ तो बिटवीन लगेगा। लेकिन राम को इंडलाइज मत करिएगा, उसको इस तरह से लिखिए कि इस मिठाई को या इस सामान को 10 लड़कों में बांट दीजिए, 20 लड़कों में बांट दीजिए, उसको रखा नहीं जा रहा है बीच में, बल्कि उसमें बांट दीजिए, उनके बीच में मत बांटिए, तो अमंग लगाया जाएगा। लेकिन अगर वोवेल्स आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम ये कहते हैं ये मिठाई हम सब में बांट दो, तो हम सब की इंग्लिश क्या होगी, अस, और अस में क्या हो रहा है, वोविल, यू। अगर वोविल आ जाता है तो आपने इसके पहले अमंगस्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, अमंगस्ट। तो बिटवीन और अमंग का ये फंडा है, वो इसके आधार पर समझिए। ये मत समझिए किसी के बीच में या में, आप इसकी हिंदी निकालेंगे, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, चाहे 2 के बीच में चाहे 50 के बीच में, 20 का मतलब बिटवीन। लेकिन अगर मैं कह दिया 10 लड़कों में बांट दीजिए, 20 लड़कों में बांट दीजिए, 20 लड़कों के बीच में नहीं बांटना है, 20 लड़कों में बांटना है, तब आपने क्या लगाना है, अमंग। और अगर ये वोविल आ जाता है
जैसे हमारे बीच में बांट दो, हमारे मित्रों में बांट दो। अगर मैंने कहा हमारे मित्रों में बांट दो तो आर फ्रेंड्स, तो आर फ्रेंड्स में भी पहला लेटर क्या है? ओ, वोवेल। और आर फ्रेंड्स में पहला लेटर वोवेल आने की वजह से आपने अमंगस्ट लगाना होगा, अमंग नहीं। तो ये आपने देखा 15 नंबर फिगर्स। इस 15 फिगर्स के बाद फिगर नंबर 16 देखिए। अब फिगर नंबर 16 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट बताने वाला हूं, जिसका यूज है सिंस और फॉर का यूज। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या कह रखा है? सिंस का यूज निश्चित के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित के लिए। ध्यान दीजिए, निश्चित अनिश्चित वाले फंडे में आप उलझ गए तो कभी भी आप निकल नहीं पाएंगे, और ये फंडे से अगर आपने कभी सीखा तो कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए, इसको ऐसे मत सोचिए। अगर मैं ये कहता हूं, वैसे तो जो ग्रामेटिकली पॉइंट है या किसी बुक्स वगैरह में लिखा होता है, वो ये कहा होता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है और ये पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात होती तो हम फॉर लगाते हैं, जैसे 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 10 सालों के लिए, कुछ घंटों के लिए, इन सभी के लिए आपने क्या लगाना है? फॉर। लेकिन अगर मैंने इनको पर्टिकुलराइज कर दिया, जैसे मंडे को, जैसे जनवरी को, 1990 को, या पर्टिकुलर पॉइंट की बात करने लगे, 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे, आपने क्या लगाना है? सिंस। तो ये तो सीधा सीधा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा पिछले 5 मंडे, तो पिछले 5 मंडे कौन से? पता ही नहीं। मैं 5 मंडे से, तो मंडे भले ही 5 डेफिनेट है, लेकिन उसके ठीक पहले मैंने क्या लिख दिया? 5 मंडे। तो 5 लिखते ही ये फॉर लगना शुरू हो जाएगा, सिंस 1 लगा दीजिएगा। यहां पर इस चीज को ऐसे मत सीखिएगा, बल्कि इसको ऐसे सीखिएगा, अगर किसी का प्लूरल बनाया जा रहा है, प्लूरल बनाया जा रहा है, तो आपने फॉर लगाना है, और अगर उसका प्लूरल नहीं बनाया जा रहा है तो आपको ना सिंस लगाना है। जैसे अगर मैंने कहा क्या हम मंडे का प्लूरल बना सकते हैं? नहीं, इसलिए मंडे के लिए क्या लगाना है? सिंस। जनवरी का प्लूरल लगाएंगे क्या? जनवरी का प्लूरल नहीं, सिंस। अगर मैंने कहा 1998, तो 1998 का प्लूरल बन सकता है? नहीं। अगर मैंने ये किसी भी स्थिति में किसी भी मंथ का या डे का या डेट का, जैसे 20 सितंबर, तो 20 सितंबर बोला, तो आपने क्या लगाना है? सिंस, क्योंकि 20 सितंबर का प्लूरल नहीं बन सकता। इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, ये तो डेट की बात रही। अगर कोई कहता है 5 दिन, तो 5 डेज, 2 मंथ, 2 महीने, 2 मंथ्स। इसी प्रकार से आपने कहा 10 साल, तो 10 ईयर्स। इनका प्लूरल बनता जा रहा है, देखिए जरा। अगर आपने कहा 2 घंटे, 2 आवर्स, प्लूरल बनता जा रहा है। अगर आपने कहा 12 बजे, 12 o'clock, तो 12 o'clock का प्लूरल नहीं बनना है। तो जिसका प्लूरल नहीं बनना है सिंस लगाइए, जिसका प्लूरल बन रहा है फॉर लगाइए। दूसरा एक फंडा और देखिए, इस सिंस और फॉर का फंडा और देखिए, जिसको बहुत गलत तरीके से मैंने खुद देखा है टीचर्स को पढ़ाते हुए, और बुक्स वगैरह के माध्यम से भी ये कंफ्यूज कर दिया करते हैं। इसलिए आपको सलाह देता हूं, इस फंडे को यूज करिए, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं ये कहता हूं लास्ट या नेक्स्ट, लास्ट या नेक्स्ट, और इसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स को ये पढ़ा दिया जाता है या पढ़ लेते हैं वो कि लास्ट या नेक्स्ट दिया हो तो सिंस ही लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर इनके बाद लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहां पर इस लास्ट या नेक्स्ट के पहले आर्टिकल भी नहीं लगेगा, और यहां पर इस स्थिति में सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस। लेकिन अगर मैंने कह दिया लास्ट 5 डेज, पिछले 5 दिन, या मैंने कह दिया लास्ट 5 मंडेज, यानी पिछले 5 मंडेज, तो यहां पर मंडे का प्लूरल कर दिया मैंने, और प्लूरल करते ही आपने क्या लगाना होगा? फॉर। और इस लास्ट के बाद नंबर आ गया है न्यूमेरिकल 1 2 3 4, तो आपने आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा। फॉर द लास्ट 5 मंडेज, फॉर द लास्ट 5 या 3 या मंथ्स, जो भी लिखना है। ध्यान दीजिए यहां पर नाम भी लिखा हुआ है, तब भी आपने क्या लगाया है? फॉर। यहां पर लास्ट या नेक्स्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये लास्ट या नेक्स्ट के बाद कोई भी नंबर आएगा तो हमने आर्टिकल लगाना है, नंबर नहीं आएगा तो आर्टिकल नहीं लगाना है। दूसरा, इसके बाद जो आया हुआ है जो नाउन है, वो चाहे भले ही मंडे हो, ट्यूसडे हो, जनवरी हो, अगर उसका प्लूरल बनेगा, जैसे मैं पिछली 5 जनवरियों से, तो 5 जनवरीज हो जाएगा। और जैसे ही ये प्लूरल हुआ तो आपने फॉर लगाना है, सिंस नहीं लगाना है। तो सिंस और फॉर के फंडे को इस तरह से समझने की कोशिश करिए। अब बाय द वे कोई कहता है कि बचपन से खेला है, तो बचपन यानी चाइल्डहुड,
तो चाइल्डहुड का प्लूरल नहीं बन सकता, तो आपने क्या लगाना होगा, सिंस। अगर कोई कहता है बचपन से, आपने कह दिया बहुत लंबे समय से खेल रहा है, अब लंबा समय तो पता नहीं, तो फिर फॉर लगेगा। ध्यान दीजिए यहां पर अगर मैंने कह दिया एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय, तो एंशिएंट टाइम एक पर्टिकुलर डिसाइडेड है, इसलिए आपने उसके लिए क्या लगाना है, सिंस। लेकिन अगर मैंने लिख दिया टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल यानी यादगार से पहले, तो ध्यान रखना ना सिंस लगेगा ना फॉर लगेगा, बल्कि यहां लगेगा फ्रॉम। तो ध्यान रखना ये एक बिल्कुल स्पेशल चीज है। मंथ के लिए हम लगाते हैं, देखो जैसे एक तो डे, एक आता है मंथ, एक आता है ईयर और एक आता है डे। पर ध्यान रखना एक बिल्कुल अद्भुत टाइप का सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया था, और वो ये पूछा गया था, स्कूल रीओपन्स और फिर लिखा हुआ था जुलाई। स्कूल रीओपन्स और जुलाई, आपको प्रपोजिशन भरना है। तो ध्यान दीजिए रीओपन्स और मंथ दिया हुआ है, तो आपने क्या लगाना है, इन जुलाई। पर ध्यान रखना यहां पर इन जुलाई नहीं, बल्कि डे और डेट के लिए ऑन और मंथ और ईयर के लिए इन लगाते। तो स्कूल रीओपन्स ऑन जुलाई। अब यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑन की जगह इन लगा दिया था। ध्यान दीजिए यहां एक सेंटेंस में चलना पड़ेगा। स्कूल रीओपन्स तो होता है, पर जुलाई कौन सी जुलाई को, 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही होता है। अगर 1 जुलाई को संडे पड़ गया तो अगले दिन 2 जुलाई, लेकिन जुलाई के 1st डे ही वो ओपन होता है, इसलिए वो जुलाई मंथ जरूर लिखा है, लेकिन वो पर्टिकुलर डेट मानी जाएगी, और डेट की वजह से आपने क्या लगाना होगा, ऑन। अगर मैंने कहा कि जो लोहड़ी है या मकर संक्रांति है वो जनवरी में मनाई जाती है, तो जनवरी में किसी भी डेट को थोड़ी आ सकती है, वो 14 या 15 जो भी डेट है डिसाइडेड उसी दिन आएगी। तो अगर मैंने कहा मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी, इन जनवरी नहीं, ऑन जनवरी, क्योंकि यहां पर जनवरी के पर्टिकुलर डेट को मनाई जाए। जिसमें जैसे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनता है, तो 14 नवंबर डिसाइडेड डेट है, इसलिए चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर, नॉट इन नवंबर। तो इस तरह की बहुत बड़ी जो फॉल्ट है वो हो जाया करती है। तो आपने देखा ये 16 फिगर या 16 के माध्यम से मैंने प्रपोजिशन को समझाया है। वैसे प्रपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रपोजिशंस हैं वो यहां पर कवर हो जाती हैं, और इन प्रपोजिशंस के माध्यम से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूं। प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को जरूर भेजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चले वास्तविकता में इंग्लिश क्या है, या कमल जैन किस प्रकार की इंग्लिश पढ़ाता है। आपको बता दें मैं उस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ाना पसंद करता जिस तरह से आप पढ़ा करते थे या पढ़ा करते हैं। आपको अभी भी मैं यही सलाह दूंगा, आप अच्छे टीचर्स को चुनिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेक्शन लेना है तो आपको आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा, और बढ़िया टीचर्स के वीडियोस देखिए। भेड़ चाल वाले जो टीचर्स हैं उनके वीडियोस देख करके सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूजन होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कमेंट के द्वारा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो है वो मिलते रहें। थोड़ा देर जरूर हो जाती है, लेकिन वीडियोज आपको जरूर मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे वीडियोज हैं जिनके लिए आपको बहुत समय से इंतजार रहेगा। जरूर आप बेल आइकन है उसको दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कमल जैन इंग्लिश क्लासेस।